हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी एंड वी लुक्ड एट हाउ इज अ मॉनेटरी पॉलिसी कंडक्टेड। मॉनेटरी पॉलिसी जब किसी इकोनॉमी में होती है तो उसका ट्रांसमिशन मैकेनिज्म किस तरीके से होता है और वो कैसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट आउटपुट को अफेक्ट करती है। आज हम अपनी सेकेंड पॉलिसी पे मूव करने वाले हैं विच इज कॉल्ड एज द फिस्कल पॉलिसी, and we are going to understand an associated issue with fiscal policy that is called as crowding out. Since हम यहाँ पे ये fiscal policy और monetary policy को ISLM framework में study कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि fiscal policy IS curve को affect करती है, और ISLM framework में जब IS curve rightwards shift होता है तो हम उसको expansionary fiscal policy बोलते हैं, और जब leftwards shift होता है तो उसको हम contractionary फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं। फिस्कल पॉलिसी में बेसिकली दो तरीके के मूवमेंट्स हो सकते हैं। पहला मूवमेंट हो सकता है चेंजेस इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अगर गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज या डिक्रीज करती है तो वो फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है, या अगर गवर्नमेंट अपने टैक्सेस के साथ कुछ चेंजेस करती है तो वो भी फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। When we were talking about the IS curve, जब हमने IS कर्व को डिराइव करा था तो हमने इस तरीके की एक इक्वेशन लिखी थी which was y is equal to alpha g into a bar minus bi, जहाँ पे ये alpha g was the government multiplier। ये हमें बता रहा था कि अगर government expenditure change होता है by a certain amount, then the output will change by this proportion, where small c refers to marginal propensity to consume और यहाँ पे small t is the tax rate। गवर्नमेंट मल्टीप्लायर का सिंपल सा क्या मतलब होता है कि अगर सपोज इस गवर्नमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू है 2 और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में चेंज आता है से बाय 100 यूनिट्स, तो आउटपुट में अल्फा जी इंटू 100 टाइम्स चेंज आएगा, मतलब 2 इंटू 100 विच इज 200। सो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी 100 का, लेकिन आउटपुट विल इंक्रीज बाय 200 और उसी को गवर्नमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो क्लियरली हम यहाँ पे देख सकते हैं कि टैक्स रेट में अगर कोई चेंज आता है तो वो गवर्नमेंट मल्टीप्लायर को अफेक्ट करता है, which is further going to impact the effect of fiscal policy. तो ये तो हो गया एक brief overview of the fiscal policy. Now let's try to look at a specific case of fiscal policy and try to understand कि जब कोई fiscal policy government conduct करती है तो वो किस तरीके से interest rates, outputs, money market को affect करती है। So we'll talk about the expansionary fiscal policy. यहाँ पे मैंने एक LM कर्व प्लॉट करा है and I have plotted an IS curve. X axis पे output, Y axis पे interest rate. There is an initial equilibrium at this point. Let's call this point as point E. And now imagine there is an expansion in the fiscal policy. Government ने अपना expenditure increase करा है and the IS curve will shift rightwards. We will reach a new equilibrium point which is E prime. And if we compare this new equilibrium point with the old equilibrium point, we will notice कि output भी increase हो रहा है और interest rate भी increase हो रहा है। जब कोई expansionary fiscal policy होती है तो interest rates भी increase हो रहे हैं and it is also leading to an increase in output। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि output में जो increase हो रहा है वो किस amount से हो रहा है। तो अगर हम यही सेम एग्जाम्पल लें जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि सपोज गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर 100 रुपीज से इंक्रीज करा है और इकोनॉमी में मल्टीप्लायर की वैल्यू 2 है, तो आइडियली आउटपुट में चेंज होना चाहिए बाय 200 यूनिट्स, बट यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि वो एक्चुअली 200 यूनिट से कम होता है। सो अगर हम माने कि इंटरेस्ट रेट नहीं चेंज हो रहा है, लेट्स से द इंटरेस्ट रेट स्टेज एट I0, अगर हम I0 को सेम रखें और फिर इमेजिन करें कि IS कर्व शिफ्ट हुआ है, तो एक्चुअल चेंज इन आउटपुट विल बी गिवन बाय दिस वैल्यू। इतने अमाउंट से आउटपुट चेंज होगा अगर इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होता है तो अगर हम मनी मार्केट को इग्नोर कर दें और हम सिर्फ IS कर्व के इक्विलिब्रियम की तरफ पहुंचे, मतलब हम सिर्फ यहाँ पे पहुंचे विच इज E डबल प्राइम, तो आप देखोगे कि आउटपुट में चेंज बहुत ज़्यादा अमाउंट से होता है और इंटरेस्ट रेट सेम रहता है। लेकिन इस पॉइंट पे प्रॉब्लम ये है कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम पे नहीं है क्योंकि ये पॉइंट LM कर्व पे नहीं आ रहा है। तो हमें दोनों गुड्स मार्केट और मनी मार्केट को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इस पॉइंट तक पहुंचना पड़ेगा, और इसी पॉइंट पे हम बोलेंगे कि दोनों मनी मार्केट और गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में है। तो आपका जो ट्रांसमिशन होता है वो पॉइंट ई से ई प्राइम पे होता है, और इस ट्रांसमिशन में आप नोटिस करते हो कि इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं।
ना बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट हम ये नोटिस करेंगे कि जितना गवर्नमेंट मल्टीप्लायर ने आउटपुट में चेंज एक्सपेक्ट किया था उतना चेंज हम एक्चुअली में विटनेस नहीं करते हैं। हम जो एक्चुअल इंक्रीज देख रहे हैं आउटपुट में वो सिर्फ इतने अमाउंट से हो रहा है रादर देन दिस लार्जर इफेक्ट, और उसका होल एंड सोल रीजन है इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट। अब ये क्यों है उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो इमेजिन करो कि गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज करा, इस इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की वजह से आउटपुट इंक्रीज हुआ। इस इंक्रीज इन आउटपुट की वजह से मनी मार्केट में क्या चेंजेस आएंगे? हमें पता है कि मनी डिमांड जो है वो आउटपुट पे डिपेंडेंट होता है, इनकम पे डिपेंडेंट होता है। तो जब ये Y इंक्रीज होगा तो मनी डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से मनी मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट होगा। देयर विल बी एक्सेस डिमांड फॉर मनी, और जैसे ही मनी मार्केट में एक्सेस डिमांड क्रिएट हो जाएगी देयर विल बी एन इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, और इस इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट की वजह से फर्दर गुड्स मार्केट पे क्या फर्क पड़ेगा? द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट विल फॉल, क्योंकि अब इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो गए हैं, लोन लेना ज्यादा मुश्किल है, ज्यादा लोन रीपेमेंट्स करनी पड़ेंगी, तो इन्वेस्टमेंट विल फॉल, और इस इन्वेस्टमेंट के फॉल की वजह से आउटपुट विल ऑल्सो फॉल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इंक्रीज की वजह से आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे सेकेंड फेज में आउटपुट डिक्रीज हो रहा है। तो आउटपुट इंक्रीज भी हो रहा है और आउटपुट डिक्रीज भी हो रहा है। तो यहाँ पे बेशक आउटपुट पूरे गवर्नमेंट मल्टीप्लायर के अमाउंट से इंक्रीज हुआ था, लेकिन इस इंक्रीज इन आउटपुट में कुछ रिडक्शन हो जाएगा, जिस वजह से नेट इफेक्ट जो आएगा आउटपुट पे दैट विल बी लेसर एज प्रिडिक्टेड बाय गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स चेंज हो रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे देखते हैं कि इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज क्राउडेड आउट बाय अ डिक्रीज इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के इंक्रीज की वजह से इंटरेस्ट रेट्स पे फर्क पड़ता है और फर्दर इन्वेस्टमेंट फॉल हो जाती है। तो हम एक तरीके से बोल रहे हैं कि पब्लिक स्पेंडिंग जो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है इज क्राउडेड आउट, मतलब उसका कुछ इफेक्ट क्राउड आउट हो जाता है बाय प्राइवेट स्पेंडिंग, और ये फिस्कल पॉलिसी का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड इज कि इस क्राउडिंग आउट की इंटेंसिटी कितनी है। मतलब अगर आउटपुट पहले इंक्रीज हो रहा है से बाय 200 यूनिट्स, तो जो नेक्स्ट डिक्रीज हो रहा है आउटपुट में वो कितने अमाउंट से हो रहा है? जितनी ज्यादा ये वैल्यू होगी उतना कम नेट आउटपुट में चेंज आएगा। मतलब अगर मैं इसको बोलूं Y1 और इसको मैं बोलूं Y2, तो जितना ज्यादा Y2 का वैल्यू होगा उतना कम नेट चेंज होगा आउटपुट में। इसका मतलब है कि अगर क्राउडिंग आउट ज्यादा होगी तो फिस्कल पॉलिसी का इफेक्ट कम होगा। फिस्कल पॉलिसी, स्पेशली एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का पर्पस था आउटपुट को इंक्रीज करना, और अगर मार्केट में क्राउडिंग आउट ज्यादा हो रही है तो ऑब्वियसली फिस्कल पॉलिसी की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अब ये किन बातों पे डिपेंडेंट है? वी विल ट्राई टू प्लॉट सम केसेस हियर एंड वी विल ट्राई टू सी कि किस केस में क्राउडिंग आउट ज्यादा होता है। तो अगर हम यहाँ पे एक आईएस कर्व लें और मैं यहाँ पे दो एलएम कर्व प्लॉट कर रही हूँ, एक थोड़ा सा स्टीप एलएम कर्व है और एक थोड़ा सा फ्लैटर एलएम कर्व है। ये वाला स्टीप है, ये वाला फ्लैट है। सपोज फिस्कल पॉलिसी होती है एक्सपेंशनरी, आप नोटिस करोगे कि ये यहाँ वाले केस का इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट था, और ये वाला मैं रेड लाइन से डिपिक्ट कर रही हूँ, रेड लाइन वाला जो इनिशियल इक्विलिब्रियम है वो एक फ्लैटर एलएम कर्व के लिए है। नाउ व्हेन द इक्विलिब्रियम्स आर चेंजिंग, ये आईएस कर्व यहाँ पे शिफ्ट हुआ, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बना फॉर द फ्लैटर एलएम कर्व यहाँ पर y1 प्राइम, और इंटरेस्ट रेट में चेंज इतना आया। जबकि स्टीपर एलएम कर्व में इनिशियल पॉइंट था ये, और चेंज होने के बाद इंटरेस्ट रेट्स में इतना एक्सपेंशन हुआ। यहाँ पे आउटपुट में जो चेंज आएगा दैट विल बी दिस मच। तो हम क्या देख रहे हैं? वी नोटिस दैट इन केस ऑफ द फ्लैटर एलएम कर्व विच इज दिस केस जो रेड लाइन से डिपिक्टेड है, इंक्रीज इन द इंटरेस्ट रेट इज लेसर whereas increase in the output is greater. In case of steeper LM curve, the increase in output is less. यहाँ पे output is increasing by a lesser amount for a steeper LM curve, whereas the increase in interest rate is very large. तो किस केस में fiscal policy ज़्यादा effective होगी? Clearly the first one.
क्योंकि इस केस में आउटपुट ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और इंटरेस्ट रेट कम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। जितना कम अमाउंट से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा उतना कम क्राउडिंग आउट होगा, उतना ज्यादा इफेक्टिव फिस्कल पॉलिसी होगी। तो अगर हमारे पास एक फ्लैटर एलएम कर्व है तो फिस्कल पॉलिसी विल बी मच मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू अ स्टीपर एलएम कर्व। सेकेंड केस जिसमें हम आईएस कर्व के स्लोप को चेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्लैटर आईएस कर्व का और एक स्टीपर आईएस कर्व का, और हमने यहाँ पे ले लिया है एलएम कर्व। ये वाला है फ्लैटर आईएस कर्व, ये है स्टीपर आईएस कर्व, और हम यहाँ पे पहले शिफ्ट करते हैं स्टीपर आईएस कर्व को और सेम अमाउंट से कोशिश करेंगे चेंज करने को फ्लैटर आईएस कर्व। सो लेट्स लुक एट द केस ऑफ द स्टीपर आईएस कर्व फर्स्ट। व्हाट डू वी नोटिस कि इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे था और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे अकर करा है। Whereas in case of the flatter IS curve, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पर बना है। यहाँ पे हम क्या नोटिस कर रहे हैं, जब IS कर्व स्टीप था तो इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ था और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि आउटपुट इज चेंजिंग बाय दिस अमाउंट एंड इंटरेस्ट रेट इज इंक्रीजिंग बाय दिस अमाउंट। जबकि एक फ्लैटर आईएस कर्व में जब चेंज आया है तो इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर था और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर। फ्लैटर आईएस कर्व के केस में आप देखोगे कि इंटरेस्ट रेट भी छोटे अमाउंट से इंक्रीज हुआ है और आउटपुट भी बहुत छोटे अमाउंट से इंक्रीज हुआ है। सो व्हाट कैन वी से? वी से दैट इन केस ऑफ अ स्टीपर आईएस कर्व, इंक्रीज इन आउटपुट is more and increase in interest rate is also more, whereas flatter IS curve के केस में increase in output is also less और increase in interest rate is also less. It seems कि इस वाले केस में crowding out कम होगा क्योंकि interest rate में जो increase है वो कम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे हम for sure नहीं बोल सकते कि इस केस में fiscal policy ज़्यादा effective होगी क्योंकि यहाँ पे आउटपुट पे भी कम चेंज आ रहा है। जबकि आप स्टीपर आईएस कर्व के केस में देखोगे कि आउटपुट पे ज्यादा चेंज आ रहा है। यहाँ पे एक तरीके का ट्रेड ऑफ हो रहा है। स्टीपर आईएस कर्व के केस में आउटपुट ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से क्राउडिंग आउट ज्यादा होगी। वेयरएज फ्लैटर आईएस कर्व के केस में आउटपुट कम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है और इंटरेस्ट रेट भी कम अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में क्राउडिंग आउट तो कम होगी लेकिन आउटपुट भी कम अमाउंट से ही इंक्रीज हो रहा है। तो ये नाउ द थर्ड केस इज द इफेक्ट ऑफ अल्फा जी विच इज द गवर्नमेंट मल्टीप्लायर। अगर गवर्नमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू ज्यादा है तो इनकम भी ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज होती है और इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज होता है, क्योंकि अल्फा जी डिपिक्ट करता है शिफ्ट इन द आईएस कर्व, किस अमाउंट से आईएस कर्व में शिफ्ट हो रहा है। अगर अल्फा जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो शिफ्ट विल बी लार्जर, अगर अल्फा जी की वैल्यू छोटी होगी तो शिफ्ट विल बी स्मॉलर। नाउ क्लियरली अगर शिफ्ट ज्यादा अमाउंट से हो रहा है तो इंटरेस्ट रेट पे भी ज्यादा फर्क पड़ेगा और आउटपुट पे भी ज्यादा फर्क पड़ेगा। यहाँ पे जब अल्फा जी की वैल्यू ज्यादा होगी तो आउटपुट भी ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज होगा और इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा अमाउंट से इंक्रीज होगा। तो जितना ज्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा अगेन उतनी ज्यादा क्राउडिंग आउट होगी। ये कुछ वेरिएशंस हैं इन द आईएस एंड द एलएम कर्व, जिसे हम समझ सकते हैं कि कौन सी सिचुएशन में आउटपुट पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, कौन सी सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट्स पे ज्यादा फर्क पड़ेगा और किस केस में क्राउडिंग आउट ज्यादा होने के चांसेस हैं। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट टू एक्सट्रीम केसेस ऑफ फिस्कल पॉलिसी, जिसमें हम एक केस में हॉरिजॉन्टल एलएम कर्व को लेंगे जिसको हम लिक्विडिटी ट्रैप सिचुएशन बोलते हैं, और दूसरे केस में वर्टिकल एलएम कर्व लेंगे जिसको हम क्लासिकल केस बोलते हैं। I hope this was useful. Follow our channel Beyond the Classroom for more such content.